टीम इंडिया हार गई तीसरा टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिया हारी है? अपने जो उन्होंने इंग्लैंड को जिस तरीके से उनके ऊपर उंगली उठाई, जैक क्रॉले के साथ लड़ाई करी, पूरी पूरे 11 खिलाड़ी चढ़ गए दो ओपनर के ऊपर, क्रॉले और डकेट के ऊपर। और बैंड जो जिसके ऊपर बेन स्टोक्स ने भी कहा कि 11 के 11 खिलाड़ी अगर दो ओपनर आपके पास बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं एक ओवर के लिए, और पूरे पूरे 11 खिलाड़ी अगर उन्हें घेर के खड़े हो जाए, तो कहीं ना कहीं खेल नहीं है, कुछ और हो जाता है। जैसे कि उनका साफ मतलब था, ये एक लड़ाई हो जाती है और कहीं ना कहीं बॉक्सिंग की तरह हो जाता है। लेकिन अगर टीम इंडिया की बात करें तो शुभम गिल कप्तान, कहीं ना कहीं उनका जो आपा खो देना। जैक क्रॉली कोई इतना बड़ा खिलाड़ी है नहीं, उन्होंने उनकी औसत जो है रही है लगभग 30 की औसत रही है, और उतना कुछ खास प्रदर्शन करते नहीं है। कुछ आज हो सकता है 30-40 रन बना दे, लेकिन उतना कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब मैच में अगर बात करें तीसरे दिन, खासकर जब जैक क्रॉले बैटिंग कर रहे थे, एक ओवर के लिए 2 ओवर के लिए आए थे, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे जो है क्रॉले हट जाते हैं, फिर चोट लगने का बहाना करते हैं और फिजियो को जिस तरीके से बुलाते हैं, उसके बाद जो है टीम इंडिया के जो है कहीं ना कहीं प्लेयर्स आ जाते हैं वहाँ पर। एनके रेड्डी जो है, यहाँ पर बात करें केएल राहुल भी बीच में आ जाते हैं, ऋषभ पंत आ जाते हैं, और सारे खिलाड़ी जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाड़ी को घेर लेते हैं, बीच बचाव करने के लिए एम्पायर को भी आना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है गिल की बैटिंग पे हमें दिखी। जब शुभम गिल बैटिंग करने आए तो वहाँ पर उनकी बैटिंग में वो चीज़ साफ दिख रही थी। बैटिंग का चेसिंग का प्रेशर था, चेस करने आए, और चेस करते वक्त हर वक्त उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं चेस का प्रेशर है। पहली गेंद पे आउट आउट हो जाता है, एलबीडब्ल्यू पर आउट होते हैं, लेकिन थर्ड एम्पायर के पास जब रिव्यू जाता है तो वहाँ से आता है रिजल्ट कि वो नॉट आउट थे। लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, फिर भी बेन स्टोक्स की गेंद पे आउट हो जाते हैं। यहाँ पर जब इंडिया चेस डाउन करने उतरी, हर खिलाड़ी के ऊपर ऐसा लगा कि प्रेशर है। अगर हम बाकी थर्ड टेस्ट को हटा के 2 टेस्ट की पारियों पे देखें तो चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बैटिंग करते हो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि किसी खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर है। जिस तरीके से तीसरे टेस्ट में जब चेस करते वक्त केएल राहुल आउट होते हैं, ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं, रन आउट, जिस तरीके से जो टीम के जो मेन बल्लेबाज थे जैसे कि एनके रेड्डी आउट होते हैं, करुण नायर जिस तरीके से इन स्विंग पे आउट हो जाते हैं, तो ऐसी बैटिंग करते हुए कभी भी देखा नहीं गया है जो पहले 2 टेस्ट थे, लेकिन तीसरे टेस्ट में हमेशा देखा गया। देखिए, अगर हम बात करें शुभम गिल कप्तान की, शुभम गिल कप्तान का कोई इसमें रोल नहीं है टॉस जीतने में या हारने में। लेकिन गिल की अगर बात करें तो तीनों टेस्ट में जो है टॉस हारी है। डिसीजन पासा हमेशा इंग्लैंड के पास रहा कि बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे। 2 टेस्ट में ठीक है उन्होंने जो है बॉलिंग करी और इंडिया को बैटिंग पे भेजा, और इंडिया ने कहीं ना कहीं चेस डाउन को नहीं उनको करना पड़ा। लेकिन जब तीसरे टेस्ट में चेस करने की बारी आई टॉस के बाद, हालांकि कई बार अगर बात करें हम शुभम गिल को, तो गिल ने कप्तान ने कई बार कहा है कि हम जो है हमें बॉलिंग करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि टीम इंडिया अगर बॉलिंग करेगी, हम पहले बॉलिंग करना चाहते थे, ऐसा जताया है शुभम गिल ने। अगर आप बॉलिंग करते हैं तो यानी कि दूसरी इनिंग में आप बैटिंग करेंगे, तीसरी इनिंग में दूसरी इनिंग बैटिंग करेगी दूसरी टीम, और चौथी इनिंग में आपको चेस डाउन करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जब कभी भी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे तो हमेशा वो पहली इनिंग में बैटिंग करने के लिए जाते थे, ये हमने देखा है। और चेस करने के लिए तभी जाते थे जब वो टॉस हार जाए और सामने वाली टीम जो है अगर इंडिया को पहले गेंदबाजी के लिए भेजे। तो यहाँ पर अगर बात करें हम जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह के ऊपर काफ़ी दारोमदार था, 5 विकेट भी ली। दूसरी इनिंग में जो है इंग्लैंड को कहीं ना कहीं अगर 192 पे आउट हुए तो उसका जो है कहीं ना कहीं श्रेय ज़्यादा है जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह विकेट ना भी ले, लेकिन जसप्रीत बुमराह का खड़े रहना ही बहुत कुछ है। उनके ड्रेसिंग रूम में मौजूदगी दिखाता है कि एक शेर खड़ा, बॉलिंग लाइनअप का मेन स्ट्राइक बॉलर है आपकी टीम का, और उससे आपको फ़र्क तो पड़ता ही है। टीम इंडिया की बात करें, टीम इंडिया ने जिस तरीके से जो है तीसरा टेस्ट हारा, और रविंद्र जडेजा की बात कर ले, रविंद्र जडेजा देखिए सारे जो मेन बैट्समैन थे आउट हो चुके थे, और जिस तरीके से रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर जिस तरीके की गेंदें कर रहे थे, जो 5वें दिन की जो पिच रहती है, आपको बता दूं 5वें दिन की पिच कभी भी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन की पिच से बिल्कुल ही अलग रहती है, क्योंकि कोई गेंद नीचे रह जाती है, कोई गेंद ऊपर चली जाती है, बाउंस है किसी में नहीं है, कोई गेंद नीचे रह जाती है, और खासकर स्पिनर के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के पिचेस में हमने देखा है कि स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, लेकिन इंग्लैंड के पिचेस में लास्ट दिन जो है पेसर्स का बोलबाला रहता है। और हमने देखा जोफ्रा आर्चर की गेंदों को, जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर गेंदें कर रहे थे, टीम इंडिया को परेशान कर रहे थे, कहीं ना कहीं वहाँ पर टीम इंडिया स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही थी। 192 का स्कोर हालांकि बड़ा नहीं था, लेकिन बेन स्टोक्स वहाँ पर कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे।
जिस तरीके से जो क्रॉले और गिल और टीम इंडिया की जो लड़ाई थी, कहीं न कहीं बेन स्टोक्स को उसने बेन स्टोक्स को कहीं न गुस्सा दिला दिया और एग्रेशन ला दिया उनके अंदर। जिस बात को बेन स्टोक्स ने माना भी है अपने इंटरव्यू में, कहा भी है कि ये चीज़ गलत हुई, ऐसे आप एक 2 खिलाड़ी को, ओपनर को घेर के नहीं कर सकते, जबकि आपने 1 ओवर के लिए ही गेंदें करनी है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया ने जिस तरीके से खेला है और बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से 9-9, 10-10 ओवर के स्पेल डाले हैं, इससे पहले कभी भी ऐसे देखने को नहीं मिला। अगर हम 2 टेस्ट की बात करें तो 4-4, 5-5 ओवर की स्पेल करते थे और उसके बाद जो है 4-4, 5 ओवर की खाली स्पेल करते थे। और उसके बाद जब तीसरे टेस्ट में अगर बात करें तो जब इंडिया की जो बैटिंग आ रही थी, तो बेन स्टोक्स ने वहाँ पर ज़बरदस्त दौड़ के भाग के आ रहे हैं और ओवर डाल रहे हैं, स्पेल डाल रहे हैं। बेन स्टोक्स ने वहाँ पर 9-9, 10-10 ओवर के स्पेल डाले और टीम इंडिया कहीं ना कहीं वहाँ पे स्ट्रगल, जो मेन बैट्समैन थे वहाँ पे कहीं ना कहीं खो दिए थे बेन स्टोक्स की गेंदों से। लेकिन उसके बाद जब जसप्रीत बुमराह, अगर बात करें हम जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा, रवींद्र जडेजा की पहले बात कर रहे थे। रवींद्र जडेजा देखिए, जो मेन बैट्समैन नहीं कर पाए, ऑलराउंडर ने करके दिखा दिया। सारे बैट्समैन धड़ाधड़ आउट हो रहे थे और वहीं पर रवींद्र जडेजा ने वहाँ पर जिस तरीके से डिफेंड किया, जो भी बुमराह की, जो भी बेन स्टोक्स की गेंदें, सबको डिफेंड किया। जिस तरीके से डिफेंड कर रहे थे, उनके पास हालांकि ऑप्शन नहीं था, कोई बैट्समैन रेगुलर था नहीं, टेल इंडिया के साथ बैटिंग करते हैं, उनके पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को करने का। इससे पहले भी उन्होंने कई कारनामे किए और मैच जिताए हैं टीम इंडिया के लिए। लेकिन अगर बात करें तीसरे टेस्ट में, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, लाजवाब बैटिंग। जसप्रीत बुमराह चाहते तो आउट हो सकते थे कुछ शॉट मारने के चक्कर में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो उनके पास जवाब रहता कि सोच सकते थे मैं तो बॉलर हूँ, मेरा जो काम है बॉलिंग से करना, बैट्समैन मैं हूँ नहीं। लेकिन जो 50-54 गेंदें डिफेंड करी है, 4-5 रन ही बनाए हैं, लेकिन वो टीम इंडिया के लगभग 10 ओवर उन्होंने डिफेंड किया और मैच अगर तीसरे सेशन तक जा पाया, टीम इंडिया पूरे दिन बैटिंग कर पाई, तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह की वजह से। हालांकि रवींद्र जडेजा की अगर बात करें, रवींद्र जडेजा बेचारे करते भी क्या, क्योंकि मैच कहीं ना कहीं इंडिया अगर देख रहा है कि 22 रन से हारे, तो 22 रन से आप नहीं हारे। आपने 80 के आसपास रन पर 7 विकेट आपने खो दी, टीम इंडिया के 7-8 विकेट खो दिए थे, कोई बैट्समैन आपके पास था नहीं। आपके पास रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर थे जो बैटिंग कर रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से यहाँ पर आउट हो गए और उसके बाद बुमराह और सिराज की बैटिंग को देखें, तो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर ने वहाँ पर केयरलेसनेस दिखाई है। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से बॉलों को डिफेंड किया है, नहीं नहीं लेके जाना, जाओ बाहर जाओ, तब से मैं इशारा कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। डैम शिट। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा की अगर बात करें, पहले रवींद्र जडेजा ने जो है बैटिंग करी है, कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शंस थे नहीं, उन्हें टैलेंट के साथ बैटिंग करना था। हर ओवर की जो है बुमराह के साथ पहले बैटिंग कर रहे थे, तो 4 गेंदें वो खेल रहे थे, 5वीं और 6ठी 2 गेंदें सिर्फ खेलने के लिए जो है बुमराह को दे रहे थे। रवींद्र जडेजा के लिए कमाल की प्लानिंग करती, बेन स्टोक्स ने उनके लिए फील्ड खोल देते थे और जहाँ बुमराह बैटिंग करने आते थे उनके लिए स्लिप्स लगा देते, गली लगा देते थे और सारी फील्डिंग को क्लोज कर लिया जाता था, क्योंकि उनको मालूम था जसप्रीत बुमराह का एक एज लगेगा और वो आउट हो जाएंगे और मैच पेपर खत्म हो जाएगा। और वही हुआ। जब रवींद्र जडेजा ने जिस तरीके से बॉलों को डिफेंड करना चालू करा, बॉलों को खेलना चालू करा, तो लगा ही नहीं कि कोई पिच में कुछ खास चीज़ है। जब रवींद्र जडेजा कर सकते हैं तो बाकी खिलाड़ी भी कर सकते हैं, और ये चीज़ बुमराह की बैटिंग में भी हमें देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी अच्छी गेंदें खेली, बहुत ही अच्छी बैटिंग, लाजवाब बैटिंग करी और दिखाता है कि उनके अंदर जो एक नेशनल स्पिरिट है, यानी कि नेशनलिज्म है, देश के लिए खेलना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और इतने होनेस्ट प्लेयर है ना, पूछिए मत। जब जब मौका मिलता है कुछ ना कुछ टीम इंडिया के लिए करती है, चाहे वो बैटिंग से हो, बॉलिंग से हो, और आपको क्या चाहिए। बाकी खिलाड़ी कोई विकेट नहीं ले रहा है, लेकिन बुमराह 5-5 विकेट ले जाते हैं। और यहाँ पर एक बात करें इसके बाद मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज, बुमराह का जब विकेट गिरा, टीम इंडिया के 9 विकेट गिर चुके थे और कहीं ना कहीं निराश हताश थे रवींद्र जडेजा। वहाँ पर उनके चेहरे से ये चीज़ देखी जा सकती थी, बेचारे अब करे तो करे क्या, क्या मैच ये पे ख़त्म हो गया, क्या एक आध शॉट मारते वो भी आउट हो जाए, तेज़ खेले स्लो खेले, करे तो करे क्या बेचारे। लेकिन जिस तरीके से उनका एक्सपीरियंस अनुभव है आज देखने को मिला हमें, जो कारनामा जो काम किया करते थे इससे पहले, जो है हमारे MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कहीं ना कहीं अब सभी खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से जा चुके हैं
और इस वक्त रवींद्र जडेजा एकमात्र खिलाड़ी बचा है जो टीम इंडिया के लिए खेलता है। और रवींद्र जडेजा ने जिस तरीके से जो खेला, मोहम्मद सिराज के आने के बाद 9 विकेट थी, 100 लगभग, अभी भी 40-50 रन चाहिए थे, 140 कुछ स्कोर हुआ था टीम इंडिया का। और मोहम्मद सिराज क्या कुछ कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने कभी उन्हें बैटिंग करते हुए देखा ही नहीं है, आते ही आउट हो जाते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज मानना पड़ेगा कि हार्ड वर्किंग खिलाड़ी है, दिखता है बंदे में, बंदा जहाँ से उठा है, गरीब परिवार से आया है, और मैच में जो पोटेंशियल दिखता है बंदे का, मानना पड़ेगा, तारीफ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने भी अपना जब खेलना स्टार्ट किया, अपनी इनिंग को स्टार्ट किया, बॉलिंग डिफेंड करी, और वहाँ पर जिस ओवर में आउट हुए, उस ओवर में आई थिंक उन्हें दूसरी या तीसरी गेंद पर ही सिंगल लेकर रवींद्र जडेजा ने बैटिंग के लिए दे दिया था। और कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये 4 गेंदें जो खेलने वाले सिराज, वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं, और वही हुआ। देखिए, इंग्लैंड की पिचें जो थोड़ी फास्ट रहती है, जब बल्ले से कभी भी गेंद लग के नीचे गिरती है तो इंडिया की पिचेस जो है हमेशा स्लो जाती है। बॉल अगर घूमता भी है तो धीरे जाता है, लेकिन इंग्लैंड में क्या दिक्कत है, वो फास्ट जाता है। और मोहम्मद सिराज रेगुलर बैट्समैन तो है नहीं, जब मोहम्मद सिराज की बैट पे जब बॉल लगी, उन्होंने डिफेंड किया तो बॉल वहाँ पे नीचे गिरी और बॉल घूम रही थी, और मोहम्मद सिराज ने प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, उनका ध्यान आगे था और बॉल पीछे से आके विकेट पे लग गई। और अगर बात करें यहाँ पर कि जो बेल्स जो गिरी है, फटाफट जो बेल्स गिरी, क्योंकि ऐसा लगा कि बॉल पहले लगी, विकेट हिली, और उसके बाद बॉल गिरी, बेल्स जो गिरी है, मेनली जो बैट्समैन आउट होता है, बेल्स गिरती है तभी आउट होता है। और इस पर सुनील गावस्कर ने भी कहा है, सुनील गावस्कर का कहना है कि जो इंडिया की जो बेल्स होती है वो अलग तरीके की बेल्स इंडिया में यूज़ होती है, और बेल्स जो काफ़ी हार्ड रहती है, लेकिन इंग्लैंड की जो बेल्स है काफ़ी सॉफ्ट रहती है और जल्दी गिर जाती है, और यही एक कारण रहा टीम इंडिया के हारने का। मोहम्मद सिराज बेचारे रोते हुए, आँख में आंसू लेते हुए गए, लेकिन ये जो पारी है याद रखा जाएगा हमेशा रवींद्र जडेजा की वो पारी, 61 रन 181 गेंदों पे, मोहम्मद सिराज की वो 34 गेंदें डिफेंड करना, जसप्रीत बुमराह के 54 गेंदें खेलना, 5 रन बनाना, और टीम इंडिया के हौसले को कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से अपनी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, रवींद्र जडेजा को गले लगाया, और उनकी जो कहीं ना कहीं तारीफ करी इंटरनली, कि मैच जिस तरीके से लग रहा था एक वक्त में कि इंग्लैंड के हाथों से जा सकता है और टीम इंडिया हार सकती है, तो वहाँ पर रवींद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी थे जो इंग्लैंड को रुला देते, रो रही थी लगभग इंग्लैंड की टीम, हंस रहे थे बेचारे, हो क्या रहा है, और कहीं ना कहीं जीत जाता। मैच काफ़ी क्लोज था, टीम इंडिया को जीतना चाहिए था, और ऐसा गावस्कर जी ने भी कहा है कि टीम इंडिया जीत सकती थी कहीं ना कहीं, और टीम इंडिया इस सीरीज़ में तो 3-0 से आगे होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-1 से पीछे है। लेकिन अभी भी टीम इंडिया के पास मौका है, 2 टेस्ट पड़े हैं, आप जो दोनों टेस्ट को जीतिए और सीरीज़ को जीत लीजिए, और टीम इंग्लैंड में अपना झंडा गाड़ दीजिए। इंग्लैंड ने जो सीरीज़ से पहले प्रेडिक्शन करी थी, सारे इंग्लैंड के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, माइकल वॉन से लेकर हर एक ने ये कहा था कि इंडिया हारेगी, चाहे वो 1-0 से हारे, 2-0 से हारे, 3-1 से हारेगी, लेकिन टीम इंडिया उन्हें गलत साबित कर सकती है हरा कर। तो देखते हैं चौथे टेस्ट में क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।